अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल प्रोग्राम बजट के हवाले से उसका सिलसिला जारी है और हम आप दोबारा हाजिर हैं 2025-26 के जो वफाकी बजट, सिंध का बजट और केपी का बजट पेश कर दिया गया। नाज़रीन, इस चैनल 5 में और मेट्रोविड चैनल पे ये बराह रास्त दोनों जगहों पे दिखाया जा रहा है और इस बजट सेशन पे हमने बरोज़ 9 जून से बराह रास्त अब तक जो है 14 जून हो चुके हैं, हम मुसलसल बजट सेशन पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा आपको हम बाखबीर कर रहे हैं। नाज़रीन, बात यह है कि वफाकी बजट के हवाले से या सूबाई बजट हो, इस हवाले से अक्सर लोग जो हैं वो बड़े मुतमन्नी रहते हैं, ख़ास तौर पर ताजिर और सनतकार और आवाम की भी एक अक्सरियत है कि वफाकी और सूबाई बजट का इंतज़ार करते हैं और ये देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से उनकी तकदीर का फ़ैसला क्या किया गया है अगले 1 बरस के लिए। तो वफाकी बजट आ गया है, सूबा सिंध का बजट भी आ गया है और केपी का भी बजट आ गया है, लेकिन क्या कहते हैं हमारे ताजिर और सनतकार, इसलिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो कारोबारी होता है जो टैक्सेस के हवाले से। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि जनाब के क्या सूरत हाल है टैक्स वफाकी बजट का और हमारे ताजिर सनतकार क्या कहते हैं। तो आज स्टूडियो में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनसे मैं पहले आपको तारुफ करवा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान ने जनाब फैसल मुईज़ खान साहब। फैसल मुईज़ खान साहब जो है ये है सदर हैं ये निकाटी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की। थैंक यू। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब इब्राहिम कुसम्बी साहब। इब्राहिम कुसम्बी साहब जो है इनको मैं यहाँ से तारुफ कराऊंगा, इसके अलावा इनके बहुत सारे तारुफ हैं, लेकिन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। थैंक यू इब्राहिम कुसम्बी। मेरे ख्याल फैसल साहब की तरफ चलते हैं और फैसल भाई से सबसे पहले पूछ लेते हैं कि एक एज ए सनती टाउन एसोसिएशन होने के नाते आप लोगों को भी हुकूमत के जो वफाक का बजट आता है या सिंध का बजट आता है वो कितना असरअंदाज होता है? जी थैंक यू बिलाल भाई। देखिए बजट जो हमने सुना है इस दफ़ा, चाहे वो वफाक का बजट हो या सूबों का बजट हो, वो कोई ऐसा, देखिए बेसिकली वी आर कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री ऑफ कराची। yes, आपको कराची के बारे में इल्म है कि कराची इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हब है पाकिस्तान का। कराची से टेक्सटाइल की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, तकरीबन 44% एक्सपोर्ट जो है, टोटल एक्सपोर्ट 54% है, 44% एक्सपोर्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान की कराची करता है। मसला ये था कि जिस पॉलिसीज़ की बात की थी या कराची चैम्बर ने जो चीज़ें लिखी थी और जो बातें की थी उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बजट के अंदर है, आपने देखा है कि वो हमारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने एसएमईज़ के बारे में लिखी, जैसे मैं रिलेटेड हूँ, जैसे मैं इंडस्ट्रियल जोन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नॉर्थ कराची को, तो इसमें एसएमईज़ का बड़ा अमल दखल है। ये छोटी इंडस्ट्री का बड़ा अमल, जी कॉटेज इंडस्ट्री भी है, इसके अलावा बड़ी इंडस्ट्री भी है, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री के लिए इन्होंने एक पैकेज रखा है जो हमेशा ये बात करते हैं समेडा की। समेडा जो है वो बहुत अरसे से गैर फाल है, सही ना। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में शायद उसको फाल तो किया नहीं, फाल करने की कोशिश की है शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन जो लोकली सिंध में जो इनका ऑफिस है समेडा का, दे आर नॉट वर्किंग ऑन अ प्रॉपर लेवल्स। जो हमने बड़ा कोशिश की, आर्मी चीफ से भी हमने बात की, हमने उन लोगों से भी ये बोला कि जी समेडा को एक्टिव किया जाए, इसलिए कि हम जितनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी और लोग जो हैं वो काम पे लगेंगे। आज कराची की आबादी 3 करोड़ पे पहुंच चुकी है। लाजमी बात है, आपको अंदाज़ा है कि लोग इस वक्त जो हैं वो जॉबलेस हैं, इसी तरह क्राइम बढ़ रहा है इंडस्ट्री में। तो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह काम पे लगाया जाए लोगों को। तो इससे सबसे बेहतर रास्ता इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, जो हमने पॉलिसी कराची चैम्बर ने भी बना के दी थी। तीसरा पॉइंट ये है कि वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देम। देखिए कराची के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो पानी का मसला है। आप K4 के बारे में जानते हैं कि हर बजट में K4 के लिए पैसे अप्रूव किए, मूंगफली के दाने की तरह, मूंगफली के दाने की तरह। जो जितने MGD का वो प्रोग्राम था उस MGD से हटा के आज वो मेरे ख्याल में बहुत माइनर है। आज कितने साल हो गए, आप देखें कि यानी K4 के प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी बात करती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट आज सालों से कंप्लीट होने के वो नहीं। और कराची में सबसे बड़ा मैटर जो है, चाहे वो रिहायशी इलाके के लोगों का हो चाहे वो इंडस्ट्री का हो, बिल्कुल मसला ये है कि पानी का मसला जो है वो बहुत बड़ा एक न्यूसेंस और क्राइसिस बनता जा रहा है। वफाक ने सिर्फ टोटल 3.2 अरब रुपए रखे। जी जी जी, इतने ही रखे। और मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट 9.2 था पहले जी, और उससे डिक्रीज होकर 3.2 पे पहुंचे। तो दिस इज द लेयर। देखिए आप कराची को निगलेक्ट कर रहे हैं इस बजट में। मैंने कराची को निगलेक्ट होते हुए देखा।
इस वक्त कंबाइंड एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट वाटर का दूसरा सोल्यूशन है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। सही है, दिस इज द नीड ऑफ द, इस वक्त जो मार्केट है एक्सपोर्ट मार्केट में, ईयू की मार्केट में या यूएस की मार्केट में, इट इज अ नीड ऑफ अ इंडस्ट्री। और आई एम टेलिंग यू, कंबाइंड एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट के सालों से पैसे वर्ल्ड बैंक ने इनको दिए। 2018 में जो हुकूमत थी उसके मिनिस्टर ने इस पैसों को अबेंडेंट किया। ये वर्ल्ड बैंक आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा है वो प्रोजेक्ट लगाने के लिए। हम तो इस हद तक जाने को तैयार थे। हमने CATP के प्रोजेक्ट पे हमारे जो BMG के लीडर हैं जुबैर मोतीवाला साहब और हमने मिल के ये बात की कि भाई आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये प्रोजेक्ट लगा लो, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर करके इंडस्ट्री को पानी मिल जाएगा। वो पानी इस यूज के काबिल है कि वो इंडस्ट्री चल सकती है। बात ये है कि 40% वी वांट टू इन्वेस्ट ऑन दैट मनी, 60% तो गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट लेकिन बात वही होती है ना कि सवाल ये पैदा होता है कि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है या आपके K4 की बात हो रही है, एक तवील अरसे से हर बजट के अंदर रखी जाती है। लेकिन बात ये है कि हर साल हम यही बातें कर रहे होते हैं कि हुकूमत ने हमें कराची पे तवज्जो नहीं दी, सारा कुछ है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी कुसम्बी साहब खास तौर पे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चलिए ये टाउन एसोसिएशन है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आदमी भी हैं और इस दफ़ा मैंने सुना है कि बजट के जो भी पॉइंट्स वगैरह है सारे आपने ही बना के वफाकी हुकूमत को दिए, क्यों हल नहीं हो रहा है? तकरीबन हर साल ही ये तो एक्सरसाइज होती है। कराची चैम्बर अपना क्या किरदार अदा कर रही है? कराची चैम्बर जब पूरे मसाइल को उजागर करता है बजट तजावीज़ के ज़रिए, जो ताजिर बरादरी इंडस्ट्री जैसे भाई ने बात की, एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो कराची के जितने SME सेक्टर है और नेशनल लेवल पे जो मसाइल हैं, आप समझ लें कि कारोबारी बरादरी के, ताजिर बरादरी के, इंडस्ट्री के, इलेक्ट्रिसिटी के, एनर्जी के, ये सारे कराची चैम्बर तजावीज़ देता है हर साल। आपके जो सवाल से थोड़ा सा मैं बजट की तरफ आऊँगा कि पिछले साल भी हम यहाँ बैठे थे, बिल्कुल यही बजट देख रहे थे, इससे पिछले साल भी और उससे पिछले साल। बिल्कुल सही। आपको क्या फ़र्क लगा पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में? मतलब कि सिवाय इसके के नंबर्स, आदमशुमार धंधा है, ढांचा वही होता है। इस बजट का स्ट्रक्चर जो है ना वही होता है। कहने को ये कहते हैं IMF का है, वो हमारे पास इनके पास एक जवाब है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब यही कहते हैं कि जी IMF की ये शराइत है, इसकी वजह से हम मजबूर हैं, हम आवाम को वो रिलीफ नहीं दे सकते जो हम देना चाहते हैं। ये एक बड़ा गलत नजरिया है। या अच्छा, जहाँ पर अपनी मर्जी होती है वहाँ IMF एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। 500-600% अगर आप तनख्वाहें बढ़ा ले तो वहाँ IMF नहीं होता। देखिए IMF आपको ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स देता है, गोल्स दे देता है कि ये आपके वो हैं, अहदाफ हैं, गोल्स हैं, आपको इतना रेवेन्यू जमा करना है, इतना आपका एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें या बुनियादी चीज़ें बताता है, आपकी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता। आप कहाँ से आपने ये जमा करना है और कहाँ, ये आपका काम है। अब इस वक्त आप देखें कि बजट के अंदर सिर्फ डेट सर्विसिंग टोटल 14,000 अरब रुपए का टोटल रेवेन्यू टारगेट या उसका है, उस 14,700 अरब मेरा ख्याल में, उसमें से 8,200 तो डेट सर्विसिंग है, यानी कर्जों की अदायगी और उसका सूद। जबकि नए साल के बजट में वही 6,400 अरब का फिर कर्जा लेने का टारगेट है, यानी पूरा कैसे करना है। 17,575 वो टोटल आउटले है। जी जी, उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू वो अलग रखे हैं इसको आप। इसके अलावा जो इनका टैक्स टारगेट्स में इनके पास अब बहुत महदूद वो रह जाता है, क्योंकि इन्होंने एग्जेम्पशंस और कंसेशंस बहुत दिए हुए हैं, मराहत इतनी दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे पाटा और फाटा को इन्होंने बरसों से एक कंसेशन दिया हुआ है, तो कंसेशन हटा नहीं रहा है, वो सिर्फ उसके 3 साल में हटेगा। यानी आप शुरू किया है इन्होंने, ग्रेजुअली होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ अगर इस तरह का कंसेशन दिया गया तो उसके वहाँ के गरीबों को, वहाँ के आवाम को कोई फायदा नहीं है इसका, या तो उसको पहुंच रहा होता। लेकिन नुकसान तो समझ मुझे मुकम्मल करने दें आप बात। शुगर इंडस्ट्री को तो हो रहा था ना। देखें, आपको जो उधर के पब्लिक को, आवाम को, गरीबों को फायदा हो, उसको आप सस्ता आपको ये पड़ेगा कि बराह रास्त उनको जाके कैश दे दें, 200-300 बिलियन डॉलर, कोई रुपए, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। इस वक्त आपका जो नुकसान है 1200 से 1500 अरब रुपए का है सिर्फ एक सेक्टर में। उसके अलावा जो मराद दी हुई 5,600 अरब रुपए का वो नुकसान है। तो आप अगर करना चाहें तो आपके पास वसाइल हैं, टैक्स बेस को ब्रॉड करना चाहें। बात भाई ने की इंडस्ट्री के अंदर रोजगार की, रोजगार को इस तरह से कि जो बच्चे घर बैठकर फ्रीलांस काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सप्लाईज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उनके ऊपर 18% टैक्स हमने लगा दिया। अब ये तो भी शुरू किया है, इससे स्टार्टअप
ये तो अभी इनको तो अभी सपोर्ट की जरूरत है, ताकि ये जब इंडिया में इतना बड़ा काम हो रहा है, इन बच्चों को बल्कि इन पे इन्वेस्ट करने की इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आप इनको बाहर भेज रहे हैं या इनको आप चाह रहे हैं कि वो बस मोटरसाइकिल पे फूड डिलीवरी करते रहें या बाइकियाँ चलाते रहें। ये खवातीन काम कर रही हैं, घरों में अपना खाना बनाकर लोगों को सप्लाई हो रहा है, या गारमेंट्स हो रही हैं, दूसरी अशिया हो रही हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, और आईटी के जो काम है फ्रीलांस वो बच्चे कर रहे हैं। तो उनको तो कम से कम आप ये 18% इज ह्यूज, एक बहुत बड़ा टैक्स होता है, इसको डिस्करेज करने वाले पता नहीं किसका ये आइडिया है। ये तो कहेंगे आईएमएफ का आइडिया नहीं, ये आईएमएफ इस किस्म की कोई माइक्रो मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा कि तो मुझे कोई बड़ा इसके अंदर कोई इनोवेटिव आइडिया या कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। अब जो कराची के हवाले से बात करेंगे तो कराची की जो इस वक्त जो सिचुएशन है, लोग मूव कर रहे हैं, लोगों के पास जो इस वक्त पानी नहीं है, जैसे इन्होंने कहा आप महल में भी रह रहे हो और सुबह उठकर पानी ना हो ना मुंह धोने के लिए, तो वो बेकार है आपके लिए। सिंध का बजट तो बहुत अच्छा दिखा रहा सारा चीज। नहीं सर, मैं इस पे थोड़ी सी बात इसमें साहब की आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, देखिए, वफाक की अगर बात करते हैं तो आप टैक्स नेट की बात इन्होंने की आपसे, सही है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी मेरे ख्याल में 22 करोड़ की आबादी, 24 करोड़ 24 करोड़ की आबादी है। मेरे ख्याल में टैक्स पेयर कितने आप खुद बताए ना, 6 करोड़ 5 करोड़ नहीं 40 से 50 लाख से दरमियान है बस। आप देखिए ना, कोसंबी साहब ने, मैं तो शायद समझ रहा था कि टैक्स इतने लोग 40 से 50 लाख लोग, और आप उन पे एक कानून और लागू कर दिया अपने सेल टैक्स में 37AA जी सही है। अब वो कानून क्या है, पहले तो वो ऑफिसर जाके मेरे खाते चेक करेगा, मेरे खाते चेक करने के बाद सुनिए खाते चेक करेगा, और अगर कोई चीज है तो उसको ये पावर दी कि मुझे मेरी फैक्ट्री से अरेस्ट करके ले। अच्छा, क्या आपका बस उन 40 लाख और 50 लाख आदमियों पे चलता है? अच्छा, दुनिया में टैक्सेशन का निज़ाम, जो नेटवर्किंग है टैक्सेशन की, गवर्नमेंट के प्लानर्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं जो इस प्लानिंग को बढ़ाते हैं। आज आप इंडिया में हम ऐड देखते हैं, अपने नेबर कंट्रीज में चले जाएं, पेटीएम है, वो सब्जी लेने के लिए जाता है, वो यूज स्कैन करता है, पेटीएम से टैक्स वसूल हो रहा है ना। नाउ वी आर, दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। बात आप सिंध के बजट की कर रहे हैं मुझसे, मैं 2 लफ्ज आपसे बोलूंगा। इस 7 इंडस्ट्रियल जोन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख लें। हमारी लास्ट मीटिंग हुई कमिश्नर साहब से, हमारा सेस का पैसा अरबों रुपए, हमारा सेस का पैसा जो हमारे एक्साइज और प्रॉपर्टी में कलेक्ट होता है, वो पैसा आज तक हमें गवर्नमेंट दे नहीं सकी। कि ये लेजिस्लेशन है, ये लेजिस्लेशन है कि जिस जगह से एक्साइज और प्रॉपर्टी का पैसा, सेस का पैसा वसूल किया जाएगा, उस जगह उसका परसेंटेज लगाया जाएगा। 2016 में कितनी रकम होगी तकरीबन? ये मेरे ख्याल में हमारा जो लास्ट मीटिंग हुई थी केयर टेकर गवर्नमेंट में, उसमें जावेद बिलवानी साहब भी थे, मैं भी था, जुबैर भाई, तो 19 अरब ये देने को तैयार हुए थे इंडस्ट्रियल जोन्स को। वो समरी मकबूल बाकर साहब ने साइन नहीं की थी, बोला था कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो साइन करेगी उस समरी को, सही है। आज तक वो समरी सेस की साइन नहीं हुई। मेरे ख्याल में 1 खरब कुछ पैसे जो है इस वक्त पड़े हुए। सीएम साहब से हमारी बात हुई, सीएम साहब कहते हैं हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, कुछ कोर्ट केसेस हैं जो इंडस्ट्री ने किए हुए, लाजमी बात है हम उन केसेस को ख़त्म करके सेस का पैसा, हमने कहा इसके लिए मैकेनिज्म बनाए। भाई आईएमएफ की बात कर रहे थे, मैं 2-3 लफ्ज़ आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि अभी पिछले दिनों हम कराची चैम्बर में बैठे थे, तो अली परवेज़ मलिक साहब हैं जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के, आपको पता है, और वो ओएस लागारी साहब बैठे थे। इन्होंने एक गैस पे, एक तो उन्होंने RLNG पे सारी गैस शिफ्ट कर दी। इंडिजिनस गैस तो आपके हुक्म से जो है, जहाँ से हुक्म आता है, सारी इंडिजिनस गैस जो सिंध पैदा करता है, जो पैदावार सिंध की है, वो जहाँ से हुक्म आता है उन लोगों को मिलती है वो सस्ती गैस। इंडस्ट्री के लिए RLNG है, अब उस RLNG पे भी लेवी लगा दी है। अच्छा, जब बात की मिनिस्टर साहब से, जुबैर भाई ने मेरे सामने स्पीकर पे थे, मिनिस्टर साहब के ये अल्फाज थे कि जी हम क्या कर सकते हैं, तो IMF है। तो मैंने वहाँ मिनिस्टर साहब को एक बात बोली, क्या आपके पास जुबैर मोतीवाला नहीं है, क्या आपके पास कैसर बंगाली नहीं है, क्या आपके पास बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है? जब आप IMF से बात करने जाते हो तो आपको तो इल्म ही नहीं है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, आप वजीर बने हुए हो। इब्राहिम भाई ने बात की डिस्क्रिशनरी पावर्स की, ये जो सेल्स टैक्स के हवाले से आपके पास देखिए, वैसे तो जो इनकम टैक्स के अंदर ये जो मैंने रजिस्टर्ड लोगों की बात की, वो इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड इतने लोग नहीं है, सेल्स टैक्स में 10-15 10-12 मैं इनकम टैक्स की बात, हाँ
उसमें तो ये सूरत अच्छा, हाल मेरे है साथ- कि उसमें टैक्स बेस मैं आपसे गुफ्तगू करूं, मेरे साथ लाइन पे मौजूद है जरा मुजम्मिल असलम साहब पिशावर से केपी के मुशीर खजाना, वो मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पे। जरा हम हमसे बात कर ले, फिर हम सिलसिला उसको मजीद बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें मौका दिया, और बहुत मुबारक हो कि केपी का बजट भी आ गया 2025-26 के लिए, कि जनाब 2119 रुपये का आपने सरप्लस बजट दिया, और मेरा ख्याल है कि सूबों में सबसे पहले अभी तक होंगे आप जो सरप्लस बजट दे रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो ये बजट पेश हुआ केपी हुकूमत का, इसमें क्या मुश्किलात थी, क्या मसाइल थे, क्या ये बजट जिसमें आदद शुमार हैं ये मुस्तकबिल में भी ऐसे ही रहेंगे या इसमें भी रद्द-बदल के खदशात हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अपनी हुकूमत को जो है एक साल पिछले जो है उसमें एक प्रोफेशनल तरीके से खेलें, और गैर जिसे कहते हैं ना, वो एक होता है ना कि हुकूमत चलाता है कोई, तो वो एक अपने ज़ाती मकासद कह लें या सियासी मकासद कह लें, हमने जो है एक बड़ी मेरिट पे हुकूमत चलाई। रेवेन्यू जो है हमने कम किया, टैक्स की जो है शरह को कम करके अपने रेवेन्यू को बढ़ाया। फिर जो हमारे वसाइल थे हमने उसको बरूकार लेकर आए, और अखराजात पे हमने बहुत सख्ती की। आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि कोविड के ज़माने के बाद हमने पेट्रोल, बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क इलाज, नई गाड़ी की खरीदारी पे बैन लगाया था। वो बैन जो है हमने पूरे पिछले साल भी रखा, और इस साल भी अभी कल जो बजट हमने पेश किया है उसमें हमने उस बैन को वापस से बरकरार रखा है। इनमें से कोई भी चीज की जरूरत होगी तो कैबिनेट से स्पेशल अप्रूवल लिया जाएगा, जिसकी वजह से हमने अखराजात पे काफी कंट्रोल किया। दूसरा, हमने जो नई नौकरियां जिसे कहते हैं उस पे भी फाइनेंस जब तक अप्रूवल नहीं देगा तो नौकरियां नहीं दी जा सकती, जिसकी वजह से वो भी हमने काफी कंट्रोल किया, तो हमारे अखराजात में काबू आया। तीसरी चीज ये कि हमने क्योंकि वफाक तरक्याती अखराजात में दिन ब दिन पीछे होती गई, तो हमने ये तमाम रिसोर्सेज अपने जो है तरक्याती अखराजात की तरफ खर्च किए, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि एमपीएज और उनकी जो है पसंद के प्रोजेक्ट हो रहे थे। हमने जो है तरजीह बुनियाद पे अपने सयाहत के, अपनी सड़कों पे, अपने पानी के, हमारे 19 डैम इस वक्त बन रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन और हम अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं। इसकी भी जरा वजाहत कर दीजिएगा कि आपने कहा ना कि हुकूमत के टैक्स अदाब में 1000 रुपये कमी के बाद खैबर पख्तूनख्वा को 90 अरब रुपये कम वसूल हुए। तो 90 अरब रुपये एक बड़ी रकम होती थी, इस 90 अरब रुपये जो कम वसूल हुए तो इसमें सरप्लस बजट कैसे दे दिया आपने? हुकूमत ने 1000 कुछ अरब 11 माह में टैक्स कलेक्ट कम किया है जी। हमारा जो एनएफसी में शेयर बनता है वो 14.62% बनता है, जिसकी वजह से हमें जो तवक्कुआत के हिसाब से 90 अरब रुपए कम मिले बिल्कुल। तो जब मैंने पिछला बजट बनाया था, तो हुकूमत ने अपना टैक्स का अदब रखा था 12,970 अरब। ठीक है। मैंने जो है अपना बजट 11,500 अरब से बनाया था। इस वजह से जो है मुझे जो है मेरा सरप्लस बजट इंटैक्ट रहा। मैंने जो है, क्योंकि मेरा एक 20-22 साल का तजर्बा है मईशत का, एफबीआर मुझे पता था वो कलेक्शन कभी भी अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाती, और इस साल तो बहुत ही जिसे कहते हैं बड़ा अदब रख दिया था, बिल्कुल गिवन के जो है स्लो मईशत थी। तो हमने अपना बजट ही जो है 11,500 अरब रुपए के तखमीने से बनाया था, जिसकी वजह से हमें तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि हमने उस हिसाब से अपने अखराजात भी नहीं रखे, जैसे मैंने आपको बताया था। क्या तो मुस्तकबिल में कोई मनी बजट आने का खदशा है? जी क्या कह रहे हैं? कोई मिनी बजट आने के अंदेशा है? किसका? हमारा? हाँ, इसलिए मुजम्मिल कुरैशी साहब, आपको पता है कि ईरान और इसराइल की जंग की वजह से यकीनी तौर पे केपी की जो है वो थोड़ा बहुत तो बिल्कुल सरहद पे है, तो उसकी वजह से थोड़ा तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, कुछ सियासी हालात की वजह से भी। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ मिसहैपन हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि तेल की कीमतें तो बढ़ती हैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए बढ़ती हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान का 42% तेल जितना ही पैदा होता है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलता है, लेकिन वो फिर पाकिस्तान की नर्क से उसको मिलता है। इसी तरह गैस जो है पूरे पाकिस्तान की 13% खैबर पख्तूनख्वा से पैदा होती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो बिजली है वो तो वफाकी है, जो वापदा से आती है वो तो ना होने के बराबर आती है। तो यहाँ पे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा सोलर
लगाना शुरू कर दी, लगे हुए काफी हद तक सोलर पे डिपेंडेंस है। यहाँ तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। बिल्कुल। तो मेरा अपना ख्याल ये कि बिल्कुल ये जो ईरान और जो अभी जो मसला चला है इसराइल का, इससे आलमी मईशत अगर ये लंबा हो गया तो फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान दुनिया में जब भी वॉर, ये मैं एक आपको केपी के कॉन्टेक्स्ट से हट के बात बता रहा हूँ, दुनिया में जब भी वॉर होती है एक आध कमोडिटी जैसे ऑयल, क्योंकि ये ऑयल ड्रिवन है, बाकी कमोडिटीज क्रैश कर जाती हैं। तो पाकिस्तान का आपको पता है 70 से 80 अरब डॉलर जो है दरामदी बिल होता है सालाना, तो वो काफी उसमें पाकिस्तान को फायदा हो जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कोविड के दौर में लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्रैश हो जाएंगी, पाकिस्तान में तरसीलात नहीं आएंगी। उस वक्त मैंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की उल्टा एक्सपोर्ट्स भी उस जमाने में बढ़ गई थी और तरसीलात तो उस वक्त से बढ़ना शुरू हुई है और अभी तक बढ़ती जा रही है। तो जब दुनिया में तेजी होती है तो पाकिस्तान इग्नोर हो जाता है और पाकिस्तान में इश्यूज आते हैं। तो मेरा अपना ख्याल नहीं कि पाकिस्तान वैसे ही लीस्ट कोरिलेटेड रहेगा, लेकिन एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, ऑब्वियसली वहां पे जब बेचैनी होगी और फिर हमारा इस्लामिक मुल्क है, ब्रादर मुल्क है, उसके साथ ये ज्यादती होगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए सेंटिमेंटली तो एक बहुत बड़ा शॉक है। फर्क पड़ेगा। और जी जी जी। अच्छा, ये जो एनएससी अवार्ड है, मैं आखिरी सवाल कह रहा हूँ कि एनएससी अवार्ड के हवाले से जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या समझते हैं अगस्त में मेरे ख्याल में शायद एनएससी अवार्ड के लिए इजलास बनाने के इंदिया दिया गया है, तो देखिए क्या ख्याल है आपका कि क्या समझते हैं आप, आपको मिल जाएंगे पैसे पूरे? 2010 में जो है 7वां एनएफसी अवार्ड हुआ था जी। हर 5 साल बाद एनएफसी अवार्ड होना चाहिए। 7 के बाद 8 गुजर गया, 9 गुजर गया और 10वां भी जुलाई में खत्म हो जाएगा। अब ये 11वां एनएफसी अवार्ड में कह रहे हैं कि हम इजलास बुलाएंगे, लेकिन ये जो एनएफसी भी जो है ना, ये भी एक बड़ी एक यूनिक किस्म का फोरम है। इसमें मेजॉरिटी का मसला नहीं होता, जब तक कंसेंसस नहीं होता तमाम सूबों का और वफाक का, वो फैसला नहीं हो सकेगा। तो अब उसमें कंसेंसस पहले इजलास में तो नामुमकिन है, और अगर हम आपस में चारों सूबे जो चारों भाई एक दूसरे की मिलके जो है वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला तो फिर सबका हक भी बराबर मिलेगा और सब खुश खुश रहेंगे। तो अब देखते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इसरार पे ही जो है एनएफसी को 11वें एनएफसी को अगस्त में बुलाया जा रहा है, क्योंकि सीसीआई में भी बात की हमने, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में भी बात की। तो अब देखते हैं बाकी सूबे अपना क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा का शेयर बढ़ेगा तो किसी सूबे का तो शेयर कटेगा भी। तो एक कंसेंसस एक बनाना जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम तमाम सूबे जो हैं किसी के हक पे डाका नहीं डालेंगे और जिसका जो जायज हक होगा उसको देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुज़िल असलम साहब कि आपने हमें वक्त दिया और अपने ख़यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, ये थे मुशीर ख़जाना केपी के, और मैंने अब ये पहले भी कहा कि 2119 अरब रुपये का सरप्लस बजट दिया है केपी हुकूमत ने, और मेरे ख्याल पे ये वाहिद सूबाई हुकूमत होगी जो सरप्लस देगा। जी, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। जो अभी इन्होंने भी जिक्र किया, सोलर पैनल पर 18% लगा दिया गया। अब वो इस वक्त हमारे यहाँ ये एक रुझान है कि अब ज़्यादातर लोग और इवन जो गरीब लोग हैं, जो बिजली के रेट नर्ख जो है इस वक्त हमारे यहाँ कराची में या पूरे पाकिस्तान में, तो लोग उसके बिल अदा करने के काबिल नहीं है, या तो बिजली का बिल दे दें या खाना खा लें। तो वो अब एक पैनल, 2 पैनल भी लगा के लोग अपना पंखा चला रहे हैं, एक बत्ती चला रहे हैं। बेशक। उस पर इस वक्त ये अभी और ये इसमें इजाफा होना चाहिए था। इससे आपका बहरहाल अब आपकी जितनी बिजली जनरेशन है, पावर जनरेशन है, वो थर्मल पावर है। आप इंपोर्ट करते हैं फ्यूल ऑयल और उससे आप बिजली बनाते हैं। अब आप आईपीपीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर हमने 18% लगा दिया, जो बिल्कुल बेवक्त है। और इस वक्त कल आरिफ अली साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 18% इसलिए लगाया कि गवर्नमेंट के पास जो है वो बिजली सरप्लस हो रही थी, कोई खरीदार नहीं था सोलर की वजह से, तो इसकी वजह से अपना माल बेचने के लिए उन्होंने जो है इस पर सेस टैक्स लगाया। मसला यही है कि यही लोग थे जिन्होंने मुआहदे किए हैं। हाँ। अब उस मुआहदे में अभी तक फंसे हुए हैं। अब उसको किसी तरह से, अब इसका बोझ बहरहाल गरीब पर पड़ेगा या कंज्यूमर पर पड़ेगा। सोलर पैनल तो अब हर कोई लगा रहा है, छोटा बड़ा हर कोई लगा रहा है, और ये दिस इज थिंग ऑफ द फ्यूचर। और क्लीन एनर्जी है, पूरी दुनिया में इसको इनकरेज किया जा रहा है। तो ये बहुत ही, इसमें हम कहेंगे कि इसमें फिर नजरसानी होनी चाहिए, और इसको 4-5% पे अगर लगाना चाहें तो लगाएं। इसके अलावा सेल्स टैक्स की हमारी बात जो हो रही थी, मैं 1 मिनट जरा इनसे बात कर लूँ, फिर हसन बख्शी मेरे साथ हैं तो मैं जरा जल्दी निपटाना चाह रहा हूँ। जी, आप मुझे बताइए कि सिंध हुकूमत की बात करते हैं, इसलिए आपका वास्ता सिंध हुकूमत से ज्यादा है, टैक्सेस को छोड़ दीजिए। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए कोई खास बहुत बड़ी रकम नहीं रखी, 21 अरब रुपए रखा है। तो मेरे क्या समझते हैं कि आपकी जो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए आप इतना ज्यादा परेशान भी हैं, क्या होगा?
देखिए हालात तो इस वक्त बहुत अबतर होते जा रहे हैं। सातों इंडस्ट्रियल जोन्स के हालात, जो सड़कों के हालात हैं, इस बजट से पहले तमाम प्रेसिडेंट्स को कमिश्नर कराची ने बुलाया था, हमसे स्कीम्स ली थी। जी, मुझे याद जी जी, हमसे स्कीम्स ली थी और अब स्कीम में हमने पैसे उनको बताए थे कि इतने पैसों में ये इंडस्ट्रियल जोन बन जाएंगे, इसकी मौलिक जो 7 सड़कें हैं वो बन जाएंगी। अब उस बजट में उन्होंने तकरीबन 40% की कटौती का लेटर हमारे पास आ चुका है, सही ना। देखिए बात यह है कि मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि ये वो शहर है जो 68% रेवेन्यू देता है वफाक को। ये वो शहर है जो 90% इस सूबे की हुकूमत को चलाता है। अगर आप इस शहर के साथ ये ज्यादती करेंगे, इस शहर से कमा के देने वालों के साथ, यानी आप यकीन करें कि कराची शहर की सनत वो पैसा कमा के दे रही है, या आप ताजरों की तरफ चले जाएं, चैम्बर के ताजर बैठे वो कमा के दे रही है कि ये मुल्क, मेरे को कहने पे मजबूर हूं कि पाकिस्तान पलता ही कराची पे। मैं बहुत क्लियर बात आपको बता रहा हूँ, ये मिनी पाकिस्तान है कराची। अगर आप वफाक की सतह पे और सूबाई सतह पे आप अगर पैसे नहीं रखेंगे, कराची को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, देखिए इसकी मिसाल तो ये हो गई कि एक सोने की मुर्गी, आप सारे अंडे एक दफ़ा निकाल लें और उसको बिल्कुल बर्बाद कर दें। मेरा कहना ये कि कराची पे अगर इन्वेस्ट नहीं करेगी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, तो कराची की ये इंडस्ट्री, जिस तरह भाई ने बोला, फ्लरिश होगी, लोग जा रहे हैं यहाँ से। इन्होंने मुझे बताया कि वो लोग जो बच्चे फ्रीलांसर्स अपने घर से काम कर रहे हैं, यार वो किसी कारोबार में लग गए ना। इंडिया की आईटी देखें कहाँ पहुंची हुई है, आपकी आईटी कहाँ है। आप इनकरेज करने के बजाय उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। यार कोई हद है किसी चीज़ की कि आप, ये कौन लोग हैं जो बजट बना रहे हैं? आईएमएफ का तो सिर्फ नाम है। हमने बोला ना यार, आईएमएफ से निगोशिएट करने के लिए मैंने फिर बोला कि आप 4 इंडस्ट्री के लोगों को लें, 4 अच्छे पाकिस्तान से इकोनॉमिस्ट निकालें और आप एक कमेटी बनाएं जो आईएमएफ से जाके निगोशिएट करे। ये सियासी लोग नेगोशिएट करने ही नहीं जानते आईएमएफ से। भाई लाजमी बात है, अगर मैं कमाऊंगा तो तुम्हें पे करूंगा ना, मैंने कर्जा लिया, मैं तुम्हें पे करने के काबिल ही नहीं रहूंगा तो कैसे कर्जा पे करूं? इसके अलावा भी जो है बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पे ईओबीआई का मसला है, सेसी का मसला है, एसआरबी के हवाले से आपका मैं बयान देख रहा था कि एसआरबी इज टोटल करप्शन। मैं बताऊं, मैं इनका बयान बता दूं ना। एक मिनट आप हमारे साथ तभी ले जाए, ये 11 बजे निकल जी जी सर। एसआरबी के हवाले से मैंने तो आपको एक बात बताया कि ये गोरख धंधा है, कलेक्शन तो कुछ भी नहीं है ना। बात ये है कि आप हैरेसमेंट, अभी आपको मैंने एफबीआर का कलेक्शन तो है 300 400 अरब रुपए, 400 अरब रुपए की कलेक्शन है। ये कलेक्शन इंप्रूव हो सकती है, ये कलेक्शन पे काम हो सकता है। यही 400 अरब कराची को दे दें तो बहुत है हमारा। तो ये हमारी तरफ से नहीं, ये तो हम अगर 400 अरब रुपए दे रहे हैं कसुम्बी भाई, तो मेरा मसला ये है कि वो पैसा हमें मिल ही नहीं रहा ना। जी तो वो बात ये है कि एफबीआर का भी मैंने आपको 37 एक मिनट फैसल भाई, 1 मिनट में आपको मजीद देखेंगे, हम बात करेंगे। मेरे साथ हसन बख्शी साहब, आबाद के चेयरमैन, मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी बिलाल भाई, मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। और क्या हाल है? कि सुना कि आप लोगों के लिए तो फेडरल बजट बड़ा सुहाना ख्वाब निकला, जो आप लोगों ने बहुत सारी मुराद दे दी हुकूमत ने, और अब तो आप लोगों के 5 उंगली घी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका बिलाल भाई। देखिए बजट में कुछ इकदाम यकीनन ऐसे हुए हैं जिसकी हम फेडरल गवर्नमेंट के शुक्रगुजार भी हैं, और उसमें से एक तो एफईडी का खत्म करना है। दूसरा, उन्होंने जो स्टैंप ड्यूटी कम की है इस्लामाबाद में 4 से 1%, और तीसरा जो इकदाम है कि उन्होंने जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग को एक्सपेंस आउट करने की इजाजत दे दी है। 3 पॉजिटिव काम है, स्टेप्स हैं इंडस्ट्री के लिए। हाउएवर जो ये कहते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स हमने कम किया है, कानून ये था कि पहले विथहोल्डिंग टैक्स 1-2 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, एक बायर एक सेलर, तो 3% बायर देता था और 3% सेलर देता था, यानी 6% था। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब इन्होंने बायर पे कर दिया 1.5% और सेलर पे कर दिया 4.5%, यानी उसका कोई हमारे लिए डिफरेंट इम्पैक्ट नहीं है। पर एक जो बजट में काम किया है, 114C का सेक्शन इंसर्ट किया है, और वो बड़ा ताज्जुब आमेज सेक्शन है, जिसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक सर्टेन कीमत से ऊपर की प्रॉपर्टी फाइलर खरीद सकता है। फाइलर कौन होगा? जो एलिजिबल फाइलर होगा। एलिजिबल फाइलर कौन होगा?
जिसके पास सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज होगी। सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज किसके पास होगी? जिसने कैश एंड कैशेबल डिक्लेयर किया होगा पिछले साल के अपने रिटर्न में। कितने की प्रॉपर्टी खरीद सकता है? अगर आपके पास कैश में 100 रुपए है तो आप 130 रुपए हैं तो आप 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और मेरे जैसा आदमी जो सेकंड जनरेशन है इस बिजनेस में, 60 साल हो गए हमें ये कारोबार करते हुए, अगर मुझे भी कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो मेरे पास एक इनकम टैक्स का बाबू मुझे अप्रूवल देगा कि मैं वो ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इस कानून में करने जा रही है, जबकि हाउसिंग जो है वो फंडामेंटल राइट में गिना जाता है, विच इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये नहीं समझ आता कि हमारे एफबीआर के हजरात क्या कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हो गए? क्या वो ये समझते नहीं कि ये मकान कोई लग्जरी नहीं है? ये मकान तो हर पार्टी का मैनिफेस्टो भी है और हमारे हसन बख्शी साहब सिंपल सी बात ये है कि वो ठीक है, आपकी बात सारी है और मेरे ख्याल में पूरे साल आप लोग ये तजावीज देते भी रहे। वो जो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी आबाद के साथ मिलकर, उसका क्या हुआ? जी, उसमें हमारे ये तीन जो मुतालबे थे उसमें ये पूरा किया गया और इससे पहले 4 महीने ये कानून लाने की कोशिश की गई थी। तो उसी कमेटी ने अपना वो रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को कि सब पूरा काम बंद हो जाएगा। अब मैं ये समझता हूँ कि एफबीआर ने फिर खामोशी से इंसर्ट कर दिया ये। अब नेक्स्ट वीक हम फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाके बैठे हुए होंगे कि ये चल नहीं सकता। मैं बहुत आसान अल्फाज में आपके ऑडियंस के लिए समझा दूं कि एक सुपर हाईवे है जिसको M9 कहते हैं। M9 पे गाड़ी चलती है, टोल टैक्स पे पहुंचती है तो टैक्स देती है और वो आगे निकल जाती है। ये आप कह रहे टोल टैक्स पे ही नहीं चढ़ने, वो M9 पे ही नहीं चढ़ने दो, आप कच्चे के रास्ते से निकल जाओ। तो बराए मेहरबानी हमें पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को सरमायाकारी करने की इजाजत देनी चाहिए। जैसे ही वो सरमायाकारी करते हैं, एफबीआर उनको एक लेटर भेज देंगे, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, आप अपना इंटीरियर नंबर शेयर कर दे, नहीं है तो 7 दिन में ले ले, वरना 8वें दिन हम आपको ऑटोमेटेड जनरेटेड भेज देंगे। तो कहना ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो वही खड़ी है जो पिछले साल खड़ी थी। पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां पिछले साल खड़ा था, शायद 2 कदम पीछे चला गया होगा इस बजट की वजह से। जहां आपने पाकिस्तान में कुछ शोबों में तरक्की तो हुई है, कुछ शोबों में तरक्की हुई। आप ये देखें ना, बिजली के रेट कम हुए, इसके अलावा भी है कि आपके शरह सूद कम हुआ, ग्रोथ बढ़ी आपकी, थोड़ी इन्फ्लेशन कम हुआ, कुछ तो तरक्की हुई है। नहीं बिलाल भाई, तरक्की जब होती है जब सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। अगर पाकिस्तान में जो लोग 14 ट्रिलियन रुपए जमा करके देते हैं, ये सब एक छोटा पान वाले से लेके एक आम आदमी से लेके एक कारोबारी आदमी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल है, आप उसको बिना किसी नोटिस के अरेस्ट करने की इजाजत दे देंगे। एक इनकम टैक्स का कमिश्नर, अगर कमिश्नर नहीं हुआ उसके नीचे का इंस्पेक्टर आपको अरेस्ट कर सकता है, तो क्या रहा इज्जत फिर मुझे बताइए ना। देखें अच्छा हसन बख्शी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मैं थोड़ा सा इसी बात से इनसे बात कर लेता हूँ कुसुम्बी साहब से। ये जो बात कर रहे हैं आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात है कि ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम देकर हो सकता है कि 75 लाइट इंडस्ट्री उसके साथ होती हैं। तो इस हवाले से कराची चैम्बर का अपना क्या? देखिए, हमने इन्हें जो तजावीज़ दी हैं, हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है 50 और इंडस्ट्रियों को सपोर्ट करती है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाए और उनको थोड़ी सी और मराहत दी जाए, उनके जिन्होंने जैसे बख्शी साहब बात कर रहे हैं, तो अब इस वक्त तो तकरीबन यही हो गया ना, जो शराइत आ गई हैं खरीदो फरोख्त पे, उसी में जो आदमी जब तक वाइट कैपिटल नहीं होगा रजिस्टर्ड, वो सारा वो उसी सिचुएशन में रहेगा। तो इस वक्त तो कुछ उनको एक तरह की एमनेस्टी समझ लें, उसको एमनेस्टी ना कहें, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहें। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सिंपल बात हसन भाई जो बोल रहे हैं कि जो अभी कुसुम्बी साहब ने बोला है, दुबई ने जब प्रॉपर्टी का बूम लिया और इस इंडस्ट्री को दिया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, लेकिन तो उनका भी नाम आया ना? नहीं आया। हाँ। लेकिन देखिए, आपको कुछ ऐसी यार, आप मुशर्रफ साहब की पॉलिसी ले लें, वो 9/11 की वॉर लड़ रहे थे और पाकिस्तान का रिजर्व जो है वो सर यू हैव टू डील इट पॉलिटिकली, व्हाट आई एम टेलिंग बिलाल, इस वक्त तकरीबन 100 ट्रिलियन रुपया फंसा हुआ है जमीन में, मिट्टी में। जी, उसको निकालेंगे वो पैसे में आएगा। अच्छा, दूसरा, आप ये इतनी जमीनें हैं, सही है ना, आप यहाँ से अगर चलें, कराची से चलें और आप शक्कर, व्हाई डोंट यू यूटिलाइजेशन,
आप नॉमिनल प्राइस पे नए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए। ये बता ये कितनी नहीं उन्होंने ऐलान तो किया कि नए इंडस्ट्रियल जोन देखिए इतनी बड़ी कीमतें, प्राइवेट इन्वेस्टर्स उसमें हैं। मैं बड़ी क्लियर बात आपसे कर रहा हूँ। गवर्नमेंट डायरेक्टली, जिस तरह साइट लिमिटेड ने साइट 1 साइट 2 बनाया, गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडस्ट्रियल जोन्स नॉमिनल प्राइस पे क्यों नहीं देती और इन्वेस्टर्स को नहीं दे? इन्वेस्टर्स से हट के जो आप समझते हो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप हमारी एसोसिएशन से राब्ता करो, कंडीशनल हो कि उसमें नॉन यूटिलाइजेशन इतनी दे दी जाए, पेनल्टी ज्यादा। मेरे साथ मौजूद रहिएगा। हम यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो इस सिलसिले जारी रखेंगे और मजीद गुफ्तगू बनेंगे। तो नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आप हमारे साथ रहिएगा, फिर गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पेशल सेशन है ये बजट का 2025-26 के लिए, और चैनल 5 पे और मेट्रो 1 टी चैनल पे दोनों तरफ जो है ये लाइव ट्रांसमिशन जो है बैक वक्त पेश की जा रही है। 9 जून से लेकर आज 14 जून हो गए और हम मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ जो बजट, चाहे वो वफाक का हो या सूबे का, उसके हम तवातर से आपको लम्हा ब लम्हा बाखबरी कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में हमने आपको मुख्तलिफ ताजरों, सनतकारों की और दीगर जो शुबा ज़िंदगी के लोग थे उनके तासुरात भी आपको बताया कि वो इसको बजट को क्या समझते हैं। मेरे साथ भी आज अभी स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल मुईस खान साहब और इब्राहिम कुसम्बी साहब। इसके अलावा इससे कबल जो है वो मुझे ज्वाइन किया था मुसम्मल असलम साहब ने, KP के मुशीर ख़जाना। इसके अलावा हसन बख्शी साहब आबाद के। तो मेरे ख्याल में कि मैं पूछता, हसन बख्शी साहब है हमारे साथ है। मैं हसन बख्शी साहब से बात करके उनको फारिग कर दूं पहले। हसन बख्शी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। रिज्यूम हो गया। बस ये कि मुझे बता दीजिए सिर्फ इतना कि आपसे मुझे ये पूछना था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आप लोगों ने पूरे साल काफ़ी मेहनत की, उसका कोई समर मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए मैं समझता हूँ हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमने पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। समर नज़र आया, FED ख़त्म हो गया, समर नज़र आया, दूसरी कुछ आसानियां हुई। ये भी जो एलिजिबल फाइलर की वो शिक है, मैं समझता हूँ ये एडजस्ट हो जाएगी। मुझे अल्लाह से उम्मीद है एडजस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और देखिए बस उसमें जो मुझे तकलीफ होती है ना बिलाल भाई, आप हमारे भाई हैं, सीनियर हैं, हमारा बहुत सारा टाइम उलझी हुई चीजों को सीधा करने में लगता है, और जब काम करने का वक्त आता है फिर कोई ऐसी उलझन डाल दी जाती है जान के बूझ के या गैर जानिबदार जान के, तो इसको सीधा करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो जो मैंने कहा ना कि सेंटिमेंट्स जो है वो खराब हो जाते हैं। अब हम जंग जीते, पाकिस्तान फौज ने बड़ा काम किया, इंडिया को एक सबक सिखाया, लोग पॉजिटिव थे, लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे, लोग इस जंग को कन्वर्ट करना चाह रहे थे इकोनॉमिक जीत में। इस वक्त हमने वो बजट देना चाहिए था कि लोग पाकिस्तान में भरपूर इन्वेस्टमेंट करें, रोजगार के जराए क्रिएट हों, मार्केट चले और जॉब्स क्रिएट हों। मतलब हमने इसको फिर ही उसी तरफ हम स्टेटस क्यू की तरफ ले गए। तो यहाँ तकलीफ होती है उन पाकिस्तानियों को, उन लोगों को जो पाकिस्तान में सरमायाकारी। अच्छा, मेरे ख्याल है कि अभी तो कौमी असेंबली में बजट जाएगा, कौमी असेंबली में बजट जाएगा, वहाँ बहस भी होगी और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिगर्स जो हैं वो तब्दील भी हों, कुछ फिगर्स नए ऐड भी हो सकते हैं। तो मैं ख्याल में होपफुल रहना चाहिए। जी आई एम वेरी होपफुल कि देखें इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, नॉट ओनली द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इवन द आर्मी एस्टैब्लिशमेंट इज गोइंग टू हेल्प अस टू स्ट्रेटन आउट थिंग्स। ये मैं बहुत बावसूख तरीके से कह रहा हूँ। चलो, थैंक यू सर। हसन बख्शी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और अपने ख्याल का इजहार किया। तो कुछ कह रहे थे आप? मैं एक तो ये सेल्स टैक्स के हवाले से बात कर रहा था कि सेल्स टैक्स का जो बेस है वो तकरीबन 10 लाख 12 लाख से ज़्यादा नहीं है। हमने एक तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान भर में तकरीबन 50 से 60 लाख ऐसे कनेक्शंस हैं बिजली के जो इंडस्ट्री के या कमर्शियल हैं। तो हमारी तजवीज़ ये थी कि अगर आपको टैक्स बेस को ब्रॉड करना है तो इन सारे जितने भी बिजली और गैस के कनेक्शन जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हैं उन सबको सेल्स टैक्स में आप रजिस्टर कर लें। इसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। आज आप हमारे क्रेडिट कार्ड का अकाउंट चेक कर रहे हैं, हमारे जो भी अखराजात हैं, ट्रेवल एक्स, वो सारे FBR के पास डाटा है। और ये तो लेस्को डिस्को जितने भी हैं इन सब से ये ले सकते हैं और उनको एक बार दे दें। ये हमारी ये तजवीज़ है और आज भी है। तो उस वक्त आपको एक टैक्स बेस ब्रॉड मिलेगा, क्योंकि इस बजट में इन्होंने एक नई सेल्स टैक्स में और दूसरी चीज़ों में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत से इक़दाम किए हैं, जिसमें एक तो ये पावर्स टू अरेस्ट और ये सारा भी है।
लेकिन ये भी किया है कि इलेक्ट्रॉनिक बिल्टी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज हर बंदा जिन्हें यानी सुन ले, मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैं ऐड कर दूं, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा साथ ही। जी। आप कह रहे हैं कि अरेस्ट कर है और करने की 37A के तहत जो उन्होंने बोला है, तो ताजिर घबरा क्यों रहे हैं? वो गलत काम जो करेगा वो पकड़ा जाएगा ना। देखिए, ये इसमें जो जिस तरह से दिया हुआ होता है ना, इसके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक होता है। ताजिर को आपको ये अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, ताजिर कहीं नहीं भागा जा रहा। आप नोटिस दें, उसका एक तरीका कार है जो पहले भी था और होता था। ताजिर कहीं आप देखिए अगर आप ताजिर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इस तरह आप मिसाल के तौर पे जुम्मे को आपने कुछ नहीं किया, ना ही आपको डरने की जरूरत थी, लेकिन आपको एक सरप्राइज मिला कि जो अचानक उसका भाई हमने आपके इसमें रिकॉर्ड्स में ये चीज मिली है, अभी इस वक्त कमिश्नर साहब नहीं है, हम आपको उठा रहे हैं। आपको मंडे की मॉर्निंग को शायद कमिश्नर साहब मिलेंगे। कुसम्बी साहब, इनके सवाल का जवाब मैं दे दूं। नहीं, ये सुनना चाहते हैं, हैरेसमेंट की पॉलिसी है, चोरों से कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अरेस्ट सिर्फ करो। एक क्लोज नहीं है, इसमें सिर्फ एक क्लोज ये नहीं है, इससे पहले बहुत सी नहीं, IMF को छोड़े यार, वो पावर टू अरेस्ट तो पहले भी था। अब इस वक्त जूनियर ऑफिसर को जो कमिश्नर के बगैर वो उसे उठाने की इजाजत मिल गई है। और इसके अलावा कई हैं, इसमें मजिस्ट्रेट के पावर दिए हुए हैं कई ऑफिसर। सर, पुराना ये ब्रिटिश दौर का लॉ है, उस जमाने में कॉलोनियल एरा का लॉ इन्होंने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप देखिए मेरी बात को वो समझ रहे। आप एक चोर को साहूकार बना रहे हो। FBI या इन डिपार्टमेंट में जो जूनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, क्या वो बिल्कुल दूध के धुले हुए? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात है। नहीं, इसीलिए तो कंसर्न है ना। हमारी कंसर्न ये है कि वो सिर्फ वहां बैठ के वो अरेस्ट, अगर आपका ट्रस्ट लेवल होता दोनों का, यार बात ये नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझे। वो आपको वहां बैठ के आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, वो अरेस्ट करने की धमकी देंगे, और इज्जतदार आदमी के लिए ये बहुत है। ये तो समझ रहे हैं ना मेरी बात भाई? दिस इज ओनली अ हैरेसमेंट। इससे सीधा सीधा एक्सटॉर्शन होगा और एक्सटॉर्शन है, हैरेसमेंट है। तो कमिंग बैक आगे नासिर जी, चले मेरे ख्याल है कि हम थोड़ा सा नासिर हुसैन शाह साहब जो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं सूबा सिंध के, और हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नासिर शाह साहब, मेरी आवाज आ रही है? नासिर शाह साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी सर, मेरी आवाज आ रही है शाह साहब? जी जी शाह साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल साहब, नासिर हुसैन साहब हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नासिर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिलाल साहब, आपके आदमी में मैं हसन बख्शी हूँ, गलती से लाइन मुझे ट्रांसफर। मेरा ख्याल गलती होगी। जी, कुछ कह रहे थे जी? मैंने बताने का मकसद ये है भाई कि सिर्फ ये हैरेसमेंट की पॉलिसी है, इन सब चीज़ों से मुल्क तब्दील नहीं होते। इसके लिए एक प्रॉपर टैक्सेशन के लिए हम हमेशा से चैम्बर हमारा जो है वो चीखता रहा है। यानी हम जब भी फाइनेंस मिनिस्टरों के साथ बैठे हैं, यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर पॉलिसीज़ एंड प्रॉपर मैकेनिज्म आपको डेवलप करना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर के टैक्स। जैसे भाई ने बोला कि बिजली के बिलों का कराची चैम्बर ने दिया, आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करके काट लें। मेरा सिर्फ कहना ये है कि द थिंग इज दैट कि आपको इस वक्त बेहतरीन पॉलिसी की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टैक्सेशन पॉलिसी की, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल लिबरल पॉलिसी की, जो मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा। वही मैं ये बात कर रहा था टैक्स के हवाले से कि ये जो इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक बिल्टी की इन्होंने नई चीज़ निकाली है, जो हर मटेरियल जो भी आप रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स जो भी आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, इवन वो ट्रांसपोर्टर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए, जिसको आपने बेचा उसका भी नाम होना चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त कोई चीज़ नहीं जा रही कहीं, बिल्कुल, क्योंकि लोग रजिस्टर्ड नहीं है। आपका टैक्स इसमें सेल्स टैक्स के उसमें रिजीम में कम से कम 50 लाख लोग रजिस्टर्ड हो, सारे सप्लाई चेन रजिस्टर्ड हो, मैकेनिज्म डेवलप हो। ये एकदम से ओवरनाइट इन्होंने डाल दिया है, होगा नहीं, ये नहीं हो सकेगा। इट विल टेक। इसका नतीजा ये हो रहा है कि मार्केटों में काम ही नहीं है, बिल्कुल काम के अलावा भी है कि मैंने अंदाजा किया कि कुछ मार्केट में मुझे खास जमूत नजर नहीं आया बजट के बाद।
मतलब कि एक्टिविटी तो वैसे ही है। जो आप रिटेल की बात कर रहे होंगे, लेकिन जो Activity तो वैसे जो 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 जिस वक्त इंपोर्ट्स रिलेटेड या बल्क कार्गो या रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, वहीं से मामला शुरू होता है, हाँ बिल्कुल। तो वो नहीं हो पा रहा है, वो इस वक्त रुक गया है और आगे इसके असरात फौरी नहीं और मजीद आपको नजर आएंगे। इन्होंने एक मेरे ख्याल में पॉलिसी जो चलो यार, मशीनरी पे रखी है, जो इंडस्ट्रियल मशीनरी और रॉ मटेरियल पे, इन्होंने टेक्सटाइल पे और एक्सपोर्ट आइटम्स पे वो जीरो रेटेड की तरफ गए। एक ये पॉलिसी कुछ अच्छी है। जीरो सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी को इन्होंने जीरो हाँ किया है। जीरो किया है कस्टम हाँ, ड्यूटी इसके को। अलावा दूसरी लेकिन जगह पे फिर दूसरी जगह पे उसको 8% बढ़ा दिया है, जी तो जी वो जी यानी जिसका 3 था उसका 5 हो गया या 0 हो गया। बिल्कुल तो ऐसे। अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कस्टम का टोटल रेवेन्यू देखें तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो उतनी ज्यादा है, है, हाँ, उसमें इंक्रीज है, तो वो कहीं ऐसा नहीं वो है यानी उन्होंने सिर्फ जी, नंबर्स का हेर जी फेर जी किया जी है। सारे टारगेट्स उन्होंने बढ़ाए हैं, कम नहीं किए। लोकल इंडस्ट्रीज को तरक्की के लिए जो आप इतनी ज़्यादा आप लोग कोशिशें करते हैं, मेरा अपना ज़ाती रही है कि कराची चैम्बर भी जो है वो जैसे साइट एसोसिएशन है वो भी एक लोकल इंडस्ट्री है, बाकी आपके जितने भी टाउन एसोसिएशन हैं, ये जो एक अलायंस बनी थी आप लोगों की, कहाँ है अलायंस? वो आज भी मौजूद है। मौजूद तो है मेरे ख्याल में, वो नहीं सियासत नहीं, की नज़र हो रही है। हम इंशाल्लाह सियासत की नज़र है नहीं वो नहीं सर, देखें हम कोई सियासत की नज़र नहीं है, इसको ज़रा आप जहन में इसको रखें कि आज भी जो हमारी क़यादत है, चाहे वो BMG की क़यादत हो या और लोग जो मौजूद हैं क़यादत में, वो सब एक जगह पे एक पेज पे सही, और तमाम 7 टाउन एसोसिएशंस एक पेज पे। हम इस वक्त जो अपने ये जो बजट आया है, इस पे हमारे थिंक टैंक्स हैं जो चैम्बर में भी हैं और एसोसिएशन में भी हैं, वो सब चीज़ें कंपाइल कर रहे हैं और हम देख रहे हैं इस बजट को बड़ा माइन्यूटली, और इंशाल्लाह आपको वक्त दूर नहीं है कि इस हफ्ते के अंदर हम एक सारे टाउन एसोसिएशन विद प्रेसिडेंट कराची चैम्बर और हमारे लीडर जुबैर मोतीवाला साहब विल डू अ बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हमें जो चीज़ें अभी हम कंपाइल करके देखें, अभी तक तो ये पहले ही बोला मैंने कि इट्स अ कैमोफ्लेज बजट। इसमें मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने सवाल किए, कुसम्बी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने जो है वो दूसरी ड्यूटी लगा के उसको, हम वी आर वर्किंग ऑन दैट, और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नज़र आएगी। और 7 टाउन एसोसिएशन, साइट कोरंगी, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, साइट 2, बिन कासिम, लांडी, दे आर ऑन वन पेज विद कराची चैम्बर ऑफ। इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल में क्या कर रहे हैं रिपोर्टर्स भी, हम चाह रहे थे कि तो वो ले लें, तो नासिर साहब आने नहीं आ रहे, क्यों? दोबारा ट्राई कर लें। इसमें इन्होंने जो एक इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर आ गए, एक मिनट। अच्छा, अब मेरा चाह रहा था कि थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि नाज़रीन के ये दोनों हज़ार तो बैठे, काफ़ी गुफ्तगू हुई और कोशिश भी कर रहे हैं कि नासिर शाह को हम वो करें, लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने रिपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो सूबों के हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि थोड़ा सा उनसे भी पूछ लें कि वहाँ की जो बजट के बाद जो क्या सूरत-ए-हाल है, और वहाँ जो अवाम है या वह ताजिर और सनतकार हैं, वो क्या मतलब है कि उनके अपने इस वक्त कौन है हमारे साथ मौजूद? लाहौर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हसन इखलाक जी, हसन साहब, जी हसन साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। तो सर जी ये बताइए कि हम बजट सेशन चला रहे हैं और मुस्तकिल 9 जून से हम ये बजट सेशन जो है हम चले हैं, आप वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है फेडरल के बजट आने के बाद? इसलिए पंजाब का बजट तो अभी आया नहीं है, तो फेडरल के बजट आने के बाद क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या ख्यालात है लोगों के? इस तरह है कि इसको पंजाब का बजट जो है वो 3 वाले दिन पेश किया जाएगा, जिसकी जो है वो मैं थोड़ी देर तफसील आपके साथ शेयर कर दूं कि 1200 अरब रुपए का जो है वो जो बजट होगा, जो तजवीज की जा रही है जी जी, उसमें मजमूई तौर पर जो है वो तकरीबन 2750 तरक्याती स्कीमें PSDP में शामिल जो है वो की गई हैं, जिनमें से तकरीबन 1412 जो है वो गुज़िश्ता साल के जारी मंसूबे हैं, उनके लिए 536 अरब रुपए रखे गए हैं। ठीक है। इसी तरह 1353 जो है वो नई स्कीम है, उनके लिए 457 रुपए जो है वो मुख्तस करने की जो है वो तजवीज दी गई है। इसी तरह तकरीबन 32 ओल्ड तरक्याती प्रोग्राम के लिए भी 207 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। वजीर आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए,
और साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ 71 लाख रुपया जो है मुख्तस करने की सिफारिश जो है वो इस बजट में की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब स्कूल मेल प्रोग्राम के लिए जो है वो 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए ये थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा, थोड़ा सा ये मुझे बता दीजिएगा, वफाक के बजट आने के बाद वहाँ के लोगों के क्या तासुरात हैं वफाक के बजट आने के बाद? यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें ताजिरों की और जो सनतकार है उनका तो रद्द-ए-अमल जो है वो मिला जुला है उनकी जानिब से, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो है वो वफाकी बजट में जो उनकी जानिब से तजावीज दी गई थी उनको माना भी गया, लेकिन कुछ तजावीज जो है वो हमें जो कारोबारी हजरात है उन्होंने बताया कि उसकी जानिब जो हुकूमत की तरफ से कोई पेश रफ्त सामने नहीं है। लेकिन अगर हम इसको मजमूई तौर पर देखें तो पंजाब में जो है वो इस हवाले से कुछ ज्यादा तासुरात का जो है वो इजहार नहीं किया जा रहा है वफाकी बजट के हवाले से, और तकरीबन वही चूंकि वफाक में भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ये जो सोलर पे 18% जो सेस लगाया गया इस हवाले से आवाम के क्या तासुरात हैं? ये जो अगर हम देखें तो फौरी तौर पर चूंकि इस वक्त लोगों की जानिब से जो है वो इस हवाले से शदीद गमों गुस्सा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल परेशानी का इजहार किया गया है क्योंकि इससे कीमतें बढ़ने का इम्कान जो है वो जारी तौर पर है। और बिलखसूस वो की चीजें जो कि लोगों की रोजमर्रा की अशिया हैं जो उनके इस्तेमाल में आती हैं, जिनमें खास तौर पर अगर हम आटा या दालें वगैरह इस तरह की चावल, इन चीजों पर भी जो है वो सेल्स टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। दूसरी जो चीज है वो ज़रूरी इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पर लोगों के लिए जो है परेशानी की बात है। आपका जी बिल्कुल वो उनके लिए जो है वो परेशानी का बाइस बना हुआ है, और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि इसको जो है वो किसी तौर पे जो है वो रोका जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये राना साहब थे, हमारे साथ लाहौर के ब्यूरो चीफ थे, ये हमारे साथ थे। यकीनी तौर पर सोल्टिस पे हसनैन इखलाक थे ये, और मेरा ख्याल है कि जो सेस लगाया गया है इस पे सोलर पे या ज़राअत के हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा तफसात के इज़हार कर रहे थे। बहरहाल तो कुसम्बी साहब, मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी बताए ना तजावीज़, क्या आपने तजावीज़ दी थी चैम्बर की तरफ से जो कबूल नहीं हुई? तकरीबन हर शोबे के लिए, हर सेक्टर के लिए, क्योंकि देखिए हमारे 24,000 मेंबर हैं और उन सब से हम पहले तजावीज़ लेते हैं। जो मसाइल होते हैं उनके जहाँ जहाँ टैक्सेस से रिलेवेंट मसाइल हैं, सेल्स टैक्स से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, और उसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, जहाँ जहाँ इसमें खाम माल के हवाले से मैं कहूँगा कि हमने तजावीज़ दी थी कि इस पर जो है सेल्स टैक्स कम किया जाए ताकि जो इंडस्ट्री है उसको इसका बेनिफिट मिले। और इसके अलावा जो बहुत से अलग इसमें कंस्ट्रक्शन के आपने बात की, उस पर भी हमने ये कहा था कि इनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ओवरऑल पूरे बिजनेस को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, लेकिन रियल इस्टेट को किसी EFS पे 18% जो उन्होंने सेस था, इंपोर्टर पे नहीं था, लोकल पे था, लेकिन अब उन्होंने तो समझ लिया ना, इंपोर्टर पे भी 18% लगा दिया उन्होंने। EFS पे जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें उन्होंने, जी हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें कुछ आइटम्स ऐसी हैं जैसे यार्न है, उस पर मेरा ख्याल है नहीं, वो आप दे सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त पेशावर से हमारे जो नुमाइंदा है जनाब वहीदुर रहमान साहब, वो मौजूद हैं, जरा हम उनसे भी बात कर लें, फिर अपने मेहमानों की तरफ भी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी फैसल भाई, लाइन ड्रॉप। देखिए मैं इन्होंने तो सजेशन दिया और मेरे ख्याल में जावेद भाई ने और हमने, देखिए व्हाई डोंट यू गो फॉर द वन विंडो टैक्सेशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड व्हाई डोंट यू गो फॉर वन विंडो ऑपरेशन। देखिए आप मैकेनिज्म डेवलप करें। भाई ने एक बात बहुत अच्छी की कि आप सेल टैक्स में उसके बिजली के बिल में कर लें, आपकी गैस के, आप ये EOBI की बात करते हैं, सेसी की बात। अच्छा इतने आपने पहाड़ खड़े किए हुए नौकरियों के, करप्शन के गढ़ हैं। आप EOBI का डिपार्टमेंट देख लें, एक जूनियर ऑफिसर तक वो सिर्फ रिश्वत, तनख्वाह उसकी होगी 50,000 रुपये, और माशाल्लाह वो कम से कम 5 लाख रुपए जो है वो बटोर के ले जा रहा होगा हफ्ते में। सही, मैं ये कह रहा हूँ कि हर इदारा जो है, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो या फेडरल लेवल पे हो, वो करप्ट हो चुका है। आप देखेंगे इंडस्ट्री पे टैक्स डालने का मकसद, ये बजट बनाने का मकसद, आप इस निज़ाम को तो सही करो जो मुल्क का निज़ाम बिगड़ चुका है। आपके मुल्क का निज़ाम जो है एक प्यून से लेके एक कमिश्नर तक जो है वो निज़ाम टेढ़ा हो चुका है। आप उस निज़ाम को किस तरह सही करोगे? आप मुझे एक बात बताओ,
इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये था कि ये चैम्बर ने भी तजवीज़ दी और हम लोगों ने भी तजवीज़ दी कि अगर आपने अभी फील्ड मार्शल साहब की बात की, मैं उनसे आपके चैनल पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुल्क को सही आपने करना है। पॉलिटिकल लोग सही करने जाएंगे, कोशिश करेंगे, उनको बहुत सारे हर्डल्स आएंगे बिकॉज ऑफ देयर वोट बैंक। ये मुल्क आपने सही करना है। आपको हम हमेशा से सजेशन देते रहे कि इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे, चाहे वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो लोकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो एक दुकान वाला हो, चाहे कोई भी हो, आप वन विंडो ऑपरेशन ऑफ टैक्सेशन का निज़ाम बना दें। मुझे पता है कि मैं जो कारोबार करता हूं, मैं अपनी सेल्स पे वो पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट को दूंगा, उसमें ना कोई, और वो ऑनलाइन सिस्टम हो। भाई आप अपनी टास्क फोर्स बनाएं। अगर मैं ऑनलाइन पैसे नहीं भर रहा, आपके टैक्स की चोरी कर रहा, आप मेरे पे हाथ डालें। लेकिन मसला ये है कि जो बीच में आपने करप्शन का बाजार, ये जो इतनी नौकरियां हैं डिपार्टमेंट दिए, इसको खत्म करके इसका प्रॉपर में जो कर रहे हैं ना, 20 एजेंसियां या उससे ज्यादा एजेंसियां हैं। अब वो शॉप एक्ट है, चाइल्ड लेबर है, सेसी है, EOBI है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो इंसान कारोबार करे, इंडस्ट्री चलाए या इन बखेड़ों को देखे। और कोई ना कोई आपको विजिटर एक और भी होल्ड है ना, माहौलियात वाले भी आ जाते हैं। नहीं, ये इसमें तो कई और भी हैं, यार कई और भी हैं। टोटल फेडरल और यहाँ की मिला के 42 एजेंसी। फेडरल गवर्नमेंट जब बात कर रही है, वो कर रही है डिजिटलाइजेशन की। प्रोविंशियल लेवल पे ज्यादा जरूरत है इस वक्त कि ये सारे फंक्शंस जो हैं, वन पोर्टल के आप गए वेबसाइट पे अपनी पेमेंट तो आप लोग देते रहते हो, मतलब पूरे साल मेरा फेडरेशन भी देती है मुस्तकिल। ये सिर्फ बजट के वक्त नहीं होता। जो हमारे मसले को हम हाईलाइट, सेसी बंद हो जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, मिनिमम वेज बंद हो जाएगा, तो ये करप्शन कहाँ जाएगी सर? खास तौर पे ये एम्प्लॉयमेंट। जरा मैं थोड़ा सा एक हमारी रिपोर्टर इस्लामाबाद से आयशा, उनसे जरा बात कर लूँ, फिर आप आपकी तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा, माशाल्लाह ये बजट तो आ गया वफाक का, और तो वफाक के बजट आने के बाद अब तो मरहलावार होगा कौमी असेंबली से इसको पास करवाने का। क्या सियासी सूरत हाल है कि कुछ गर्मा गर्मी होने की तवक्कुआत जाहिर की जा रही हैं? जी, आज तो सबसे पहले मैं आपको इजलास की कार्रवाई के हवाले से बताऊंगी। इजलास पे जो बजट की बहस थी वो ख्वाजा आसिफ की बहस से बजट की शुरू हुई, और ख्वाजा आसिफ ने बेसिकली 3 अपनी जो बुनियादी जुज़ थे उनको शामिल किया, जिसमें एक तो ईरान के मामले पर था, और दूसरा जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हमारे साबिक आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा, उस वक्त उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया, और जो तीसरा था वो उनकी आखिरी 2 लाइनें जो थी वो बजट पे थी। और बजट के हवाले से उनका ये कहना था कि इस गवर्नमेंट ने बेहतरीन बजट पेश किया है और अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया है। लेकिन अगर आपको असली सिचुएशन बताऊं, आज कौमी असेंबली के इजलास में जब जोहर की नमाज का वक्फा हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही नॉन सीरियस रवैया था अरकान पार्लियामेंट का, और तकरीबन 22 से 29 अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। जो भी तकरीर करता था वो उठ के बाहर चला जाता था। ना तो हुकूमत इसको सीरियस ले रही है और ना ही इसको जो अपोजिशन है उन्होंने सीरियस लिया। कोरम तो नहीं टूट रहा है ना, कोरम तो पूरा चल रहा है ना? जी, कोरम भी पूरा नहीं था, और मजे की बात यह है कि किसी ने भी कोरम की निशानदेही नहीं की, और बगैर कोरम के ही ये इजलास चलता रहा। तकरीबन 7:30 बजे के करीब ये इजलास मुलतवी हुआ। जो अरकान पार्लियामेंट, जो रुकने पार्लियामेंट तकरीर कर रहा था, वो तकरीर करने के बाद जा रहा था, उसको नहीं पता कि दूसरा रुकन जो है वो क्या बात कर रहा है, बजट के हवाले से क्या बात की जा रही है। बस हमने जो माहौल देखा वो मोस्टली ये था कि यहाँ पर अपोजिशन हुकूमत पर, और हुकूमत जो है वो अपोजिशन पर ही तनकीद करती हुई नजर आ रही थी। गुज़िश्ता हुकूमत ने जो बजट पेश किए उस हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, और जो हालात थे पाकिस्तान के मशी हालात थे, अच्छा चलो ठीक है, ये तो बेसब्र बस आइंदा भी चलता रहेगा कौमी असेंबली। मुझे इसलिए बता दीजिए, वफाकी बजट आने के बाद जो इस्लामाबाद के जो ताजिर और सनतकार है या आवाम है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है? जी, यहाँ के ताजिर और जो सनतकार हैं उनका भी रद्द-ए-अमल कुछ अच्छा नहीं है। जो
ताजरान हैं यहाँ पर, उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से ना तो ये जो छोटे टेलर हैं, ताजर, उनको कोई रिलीफ दिया गया है, और सबसे ज्यादा जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया वो सोलर के ऊपर जो 18% टैक्सेस लगाई गई हैं उन पर किया कि आगे बिजली पेट्रोल महंगा हो जाएगा और ये सोलर की वजह से लोग जो है वो सस्ती बिजली हासिल कर सकते थे, लेकिन अब हुकूमत ने उस पर भी जो है वो टैक्स लगा दिया। और दूसरा उनका ये कहना था कि छोटे ताजों को तो बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिया गया क्योंकि अवाम के लिए कोई ऐसा बजट में कुछ है नहीं जिसकी वजह से अवाम की कुव्वत खरीद बढ़े, और जब अवाम की कुव्वत खरीद बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो ताजर हैं उनकी भी सनतें चलेंगी, उनका भी कारोबार चलेगा। लेकिन 10% जो ये 10% जो इजाफा हुआ तनख्वाहों में, तो उस पर कुछ खुशी का इजहार तो हुआ होगा ना? जी देखिए, तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, ये भी करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी तनख्वाहों में, लेकिन जो डेली वेजेस हैं और इसके साथ ही जो एक ये डेयरी लगाने वाले हैं, जो बाकी मजदूर हैं, आप देखिए इस बजट में सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि जो उजरत है वो उस तक का तयन नहीं किया गया था हुकूमत की जानिब से, और जो 37,000 की गुज़िश्ता बजट में इस वक्त भी वही है। तो आप ये बताएं कि किस तरह एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा इस बजट में, क्योंकि ना तो उसकी जो इनकम है वो आम आदमी की इनकम बड़ी है। चलो ठीक है आयशा, ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब कि सूरताल से आगाह किया कि जो रद्द अमल नाज़रीन कराची में है, जो लाहौर में है, वही रद्द अमल हमें इस्लामाबाद में भी नजर आता है। जी मैं ये कह रहा था, एक चीज़ मुझे जहन में आ रही थी कि अभी ईरान और इसराइल की जंग छिड़ गई जी। अब ईरान इसराइल की जंग छिड़ी, इसके बाद आपका ये बजट आ रहा, बजट में आपने वो फिगर रखा जो आपने एक मुस्तकबिल में समझ रहे थे कि इतना होगा। अब ऑयल की कीमत बढ़ गई जी, मेरे ख्याल में गैस की कीमत भी बढ़ेगी, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे फूड सिक्योरिटी है, ग़िज़ा अजनास है, उसकी नकल व हमल में भी मसला आएगा, समुद्री तजारत पे भी फ़र्क पड़ेगा। एक अंदाज़ा जो तो क्या मैंने सोचा देखा और बात हुई कई लोगों से, हाँ। तकरीबन इस बजट के दूसरे तीसरे दिन ही ये बजट 1200 अरब रुपए से आउट हो गया, क्योंकि आपकी जो इंपोर्ट है एडिबल ऑयल, मेजर इंपोर्ट्स जो है बड़ी, हाँ एडिबल कोकोनट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें क्रूड ऑयल या सारा जो भी आप इंपोर्ट करते हैं, उसके अबाउट क्रूड ऑयल की तो सीधे सीधे अभी 10% बढ़ी है। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो मजीद बढ़ेगी। दूसरा जो फ्रेट है, जो जहाज़ों के किराए हैं, जो उसके बाद जो पेट्रोलियम रिलेटेड जैसे पेट्रोकेमिकल्स, हम प्लास्टिक इंडस्ट्री के लोग जो इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल, खाम माल, वो सारा उससे बाय प्रोडक्ट है, वो रिलेटेड है, तो उन सब की कीमत पे इसका असर आएगा। और ओवरऑल आपके बजट में ये इसका मतलब एक मिनी बजट आएगा, मेरा एक मिनी बजट आएगा। पिछले साल का भी टारगेट तो पूरा नहीं हुआ ना, तो इस साल भी टारगेट तो पूरा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो टारगेट बढ़ाया इन्होंने पिछले साल के मुकाबले में, तो वो टारगेट तो पूरा नहीं हो पाएगा। ये बड़ा मुश्किल है और बिल्कुल कंफर्म बात है, वो नहीं हुआ है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात एक मिनट मैं जरा पेशावर से हमारे नुमाइंदे हैं वहीद रहमान साहब, उनसे गुफ्तगू कर ले ताकि साथ साथ मैं इसको निपटाता रहूं। अस्सलाम वालेकुम वहीद रहमान साहब, आप मेरी बात सुन सकते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वही साहब, मेरी आवाज आ रही है? वही साहब मुझे सुन सकते हैं? जी फैसल साहब, आप बात कर लें। अभी जो बात है, एक तो सबसे पहली बात आपने सीरियसनेस देख ली, जो बजट की जो आपकी नुमाइंदा थी इस्लामाबाद में, जो असेंबली कवर करे। मैं मसला ये कि हुक्मरानों की सीरियसनेस का आप अंदाज़ा करें कि कौम पिसती जा रही है, नीचे लेवल पे वो बता रही हैं कि रेहड़ी वाले का क्या हाल होगा और इसका क्या हाल होगा। देखें, मैं आपको सही बात बताऊं, बिल्कुल क्लियरली आई एम टेलिंग यू, इस वक्त हमें जो उम्मीदें हैं वो अपनी पाक फ़ौज से, सही है ना, और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब से। इस वक्त जो SIFC के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, देखें आपको जो लोग आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली आपकी ज़मीनों पे, जो क्रॉप लगाने की बात करें, उनके पास फूड क्राइसिस मौजूद है आइंदा 10 सालों का। जो भी कंट्रीज़ हैं जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स ला रही हैं, जो हमारे लोग मिल भी रहे हैं जाके, UAE है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, ये लोग जो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं वो सिर्फ ट्रस्ट ही आपकी फ़ौज पे कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी आ रही हैं। दिस इज़ द ओनली सेवियर ऑफ योर कंट्री।
70% you are the agriculture based country. आप अपने किसानों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? You are not supporting them. आप गंदम उठा नहीं रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? मैं वही तो कह रहा हूँ। गंदम उठा नहीं रहे हो, बेचारा लेके वो फेंक रहा है, वो अभी भी एक वीडियो आई थी कि वैसे कम हो गई। उन्होंने सब्जी लगाई, भिंडी लगाई, तो पैसों को फंसा रहे आपने हैं। इस बजट में भी सिर्फ लिखाई में आपके प्रमोट पास किया। देखिए 24 करोड़ की आबादी है, उसमें लोग बेरोजगार हैं, किसान बेचारा अगर भूखा रहेगा और वो उसको खुद अपना पूरा नहीं कर सकता, फिर आप गंदम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे एक छोटा इंपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट भी एक वो वाली मिनट फैसल करेंगे भाई, जो मैं यहाँ से एक छोटा सा ब्रेक लेना है सबसे गैर मुझे, और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होते हैं तो हम गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम हाजिर हैं, वेलकम। और आप देख रहे होंगे कि एक बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन कुछ था 9 जून से आज 14 जून तक कंटिन्यू चल रहा है, और हम इसमें मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी के अफराद को, जिसमें ताजिर सनअतकार हैं और मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी के अफराद हैं, वो आके अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदा हैं वहीदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वही साहब, पेशावर का बजट तो आ गया और सरप्लस बजट आया। मेरा ख्याल है कि ये चारों सूबों में से वाहिद सूबा ही होगा जिसका सरप्लस का बजट आया। क्या सूरत हाल है पेशावर के इस बजट आने के बाद, अनाउंस होने के बाद, एक आवामी रद्द-ए-अमल? जी बिल्कुल, सदर पखनख्वा हुकूमत की जानिब से 157 अरब रुपए का फाजिल बजट जो है वो पेश किया गया है। जी जी। बजट का जो वजन था वो 21 खरब 19 अरब रुपए है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP की लिस्ट में 547 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। सरकारी मुलाजिमीन तनख्वाह में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। बिल्कुल। अब बात यह थी कि यहाँ जो पेशावर शहर के जो लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, उन्होंने यकसर ये बजट जो है वो मुस्तरद कर दिया है। आवाम है उनका कहना है कि हमें जो बुनियादी अशिया जरूरी है, आटा, घी, चीनी, दालें, इस तरह और दीगर जो अशिया खुदनोश है वो सस्ती करनी चाहिए थी। हम पे मजीद टैक्स जो है वो कम करने चाहिए थे। और इस सूबे में जो इस वक्त अमन की जो गैर यकीनी सूरत हाल है और दहशतगर्दी की वजह से ये सूबा जो मुतासर हुआ है, तो इस सूबे के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज होना चाहिए था आवाम के लिए, मगर वो इसमें शामिल नहीं है। और ये भी दीगर हर साल जो बजट पेश होता है उसकी तरह ये हिफाजत का एक खेल है, हिफाजत का घोरतबंदा है। तो ये हकीकत बात है कि वाकई इस बजट में आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। बल्कि इसमें तो मैं यही कहूँगा कि इन्होंने जो बजट जिस हालात में, जिस अंदाज में कल इन्होंने पेश किया है सूबाई असम्बली में अपोजिशन अरकान की मौजूदगी में, लेकिन तनख्वाह में तो 10% इजाफा किया है ना हुकूमत ने, तनख्वाह में 10% इजाफा किया और पेंशन में 7% इजाफा किया है। ये तो एक प्लस पॉइंट है। जी बिल्कुल प्लस पॉइंट है, मगर मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है महंगाई की तनाव से और इस तरह हो नहीं तो मुश्किल है कि उन्होंने जो 20% का कहा था कि सरकारी मुलाजिमीन में उनका मुतालबा था कि 20% जो है वो बढ़ा दिया जाए और इसमें हमें, और जो पेंशन है वो 10% का कहा था, मतलब सारी हुकूमत ने अपने उसको देखते हुए 10 और 7% जो इजाफा कर दिया। अभी दूसरी बात ये जी कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन हैं, जो आम लोग हैं, जो पिछनर है, जो तमाम जी, वो हुकूमत से बार बार ये मुतालबा करती है कि न सिर्फ हर साल जो बजट में सिर्फ ये नहीं डिस्पैरिटी अलाउंस, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं इसमें शामिल हैं, वो हमें दिए जाए। और इसके अलावा जो डिस्पैरिटी अलाउंस 15 से बढ़ाकर 20% के रूप में इसमें तजवीज शामिल थी। इसमें इस वक्त तनख्वाह और दीगर वही साहब ये बता दीजिएगा मुझे कि अमन की क्या सूरत हाल है और अमन के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? सर अमन की तो इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। इसमें हुकूमत जो है वो तो बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहरिक है। उन्होंने इस सूबे की जो अमन की सूरत हाल है और जो आवाम के मसाइल है उसको पतिपुष्ट डाला हुआ है। इसलिए तो यहाँ की आवाम जो है वो मुतनफ़र हो गई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, और ये कह रहे हैं कि हमने तो वोट उन्हें इस मकसद के लिए दिया था कि पाकिस्तान तरीके। मैं अमन की बात कर रहा हूँ, आज सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? इसलिए कि वो जो आपके तो अपने जो यहाँ पर अमन की सूरत हाल इंतहाई जगह है कि इस वक्त पेशावर शहर की रहता आपको बात बता दूंगी। यहाँ दिन दहाड़े लोग गुजर जा रहे हैं, असली दिनों पर
स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो खामोशी के किरदार अदा कर रहे हैं। इस तरह कबायली इलाकों में जो दहशतगर्दी के नाम पे ऑपरेशन हो रहे हैं, लोग उससे बहुत ज्यादा मुतासिर है। मेरे कहने का मतलब वही साहब बात यह है कि ये सरप्लस बजट होने के बावजूद आवाम खुश नहीं है। बिल्कुल जी, इसमें आवाम बिल्कुल खुश नहीं है। आवाम का कहना यह है कि हमें बजट से कोई लेने देने नहीं है। अगर वाकई हुकूमत बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ करना चाहती है तो अशया खुर्दनोश जो है और जो इस वक्त बिजली की कीमतों में जो इजाफा है, बिजली के बिल जो बहुत शुक्रिया लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया भाई साहब कि आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये पेशावर से नुमाइंदे थे और इनका भी वही सूरत हाल थी जो कि दीगर हमने शहरों से पूछा। तो आवाम जो है वो मुतमईन नहीं है और एक अवामी रद्दअमल यही है कि अवाम की फैला महदूद के लिए कोई भी जो है इक़दाम ना वफाक ने किया है ना सूबों ने किया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं हमारे कोयटा से मौजूद हैं गुलाम जिलानी साहब, और गुलाम जिलानी साहब से हम गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वहाँ की क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। गुलाम जिलानी साहब, बलूचिस्तान का बजट कब आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, बलूचिस्तान का बजट जो है 17 जून को आ रहा है और 17 जून को पेश किए जाने वाले बजट के लिए जो है बाकायदा से तैयारियों का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में वजीर खजाना शोएब नौशेरवानी और दीगर वज़रा समेत वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। और उसके अलावा बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी जो है कई दिनों से जो है मुसलसल सूबाई असम्बली से जो है राब्ते में है और मुसलसल इजलास पर इजलास हो रहे हैं। इस सिलसिले में पार्लिमानी क्या एक्सपेक्टेड क्या है, कुछ एक्सपेक्टेड है कि कितने का बजट होगा, कितने हजार का होगा, अरब का होगा? जी हाँ, अगर बजट के बारे में अगर बात की जाए तो ये 1 खरब यानी कि 1000 अरब का जो है ये बजट है। और उसके अलावा जो है ये बजट 2025 और 26 के हवाले से और सुनने में भी ये आ रहा है, हमारे जराये ने हमें बताया है कि ये बजट जो है सरप्लस होगा। और अगर इसके तरक्याती स्कीमों के हवाले से अगर हम देखें तो ये 650 अरब रुपए जो है गैर तरक्याती स्कीमों के लिए रखे जा रहे हैं और 220 अरब जो है वो दीगर स्कीमात के लिए रखे जा रहे हैं, जिनमें अगर तालीम को देखा जाए, सेहत को देखा जाए, अगर सेहत के हवाले से देखा जाए और तालीम के हवाले से देखा जाए तो सेहत के हवाले से जो है 71 से 78 गवर्नमेंट ने वफाक ने बलूचिस्तान में खुजदार कराची हाईवे के लिए जो मनसूबे में रकम रखी, तो क्या बलूचिस्तान के अवाम इससे खुश हैं कि खुजदार कराची मोटरवे जो की तकमील से जो है आपकी बलूचिस्तान में कुछ खुशहाली आएगी? वैसे अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा समझा जाता है और खास तौर पर अगर ये कोयटा कराची जो खुजदार शाहरा है इसको बलूचिस्तान के अवाम खूनी शाहरा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आए रोज जो है सड़क मुकम्मल ना होने की वजह से, टूटी हुई होने की वजह से जो है यहाँ पर हादसा होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इस बजट में रकम रखने की वजह से बलूचिस्तान के अवाम खुश हैं। ताहम जो है दीगर कई ऐसे मसाइल हैं जिन पर जो है बलूचिस्तान के अवाम जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं, जिनमें तालीम है, सेहत है, पानी है और कई ऐसे मामलात हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो सूबाई हुकूमत ने एक अच्छा मंसूबा भी यहाँ पर जो है आने वाले बजट में तरक्याती स्कीम में रखा हुआ है PSGP में, जिसमें जो है सरियाब से लेकर कुचलाब तक पीपल्स ट्रेन के नाम से एक मेट्रो ट्रेन की तरफ की जो है एक ट्रेन बनाने जा रहा है, जो कि आवाम के लिए काफी सहूलत होगी। इस पर भी बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, आपने रिपोर्ट की कोयटा में 17 जून को जो है बजट है और 1000 अरब रुपए का बजट जो है वो कह रहे हैं कि मुतवक्के है। और बहरहाल वफाक की जानिब से तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा जो तवज्जो भी दी जा रही है कि 1000 अरब जो तरक्याती बजट रखेंगे उसमें से 250 अरब रुपए जो है पहले से ऐलान कर दिया गया है वो बलूचिस्तान को दिया जाएगा। तो यकीनी तौर पे उनका बजट जो है 250 अरब रुपए अगर उनको तरक्यात के लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा मिलते हैं तो बजट जो है वो सरप्लस होना चाहिए। जी कुशमी साहब, बलूचिस्तान की अमन और अमान, क्या ये ईरान और इसराइल की जंग के बाद मजीद बिगड़ने के खतरात हैं? देखिए ये मुमकिन है, लेकिन अब हमारे यहाँ से जब इस वक्त हुकूमत की तरफ से इस पर काफ़ी काम हो रहा है और नज़र आ रहा है कि इस पर एक्शन लिया जा रहा है, तो उम्मीद ये है और ये करनी चाहिए कि इस वक्त बलूचिस्तान के मामलात को बहुत ही संजीदगी से लेकर वहाँ पर जो आर्मी एक्शन या आपके फोर्सेस जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे होना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान में आ सकता है। हमारी बॉर्डर ईरान के साथ है,
कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से लोग निकल कर फिर आपके बॉर्डर नहीं तो क्रॉस करके आते हैं। इसमें बताया कि आपके कि अपने जो मतलब ये जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, तो इसलिए कि अब जो प्रॉक्सी वार है, और मुझे तो उम्मीद है कि प्रॉक्सी वार में इजाफा होगा, थोड़ा सा प्रॉक्सी वार में इजाफा होता है। तो बलूचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स या सफाज बुकटी लास्ट टाइम फेडरेशन हाउस में आए थे, फेडरेशन बाद में आए थे, उन्होंने वहाँ कोयटा में उन्होंने सरमायाकारों को सनतकारों को सनतें लगाने की मतलब की तरगीब दे रहे थे। की थी। जी, जी। और उन्होंने कहा था वन विंडो ऑपरेशन होगा जी। और जिसको ये प्रॉब्लम होगी वो मेरे पास आए, किसी वजीर पहली के पास ना चीज जाए। जो सरमायाकार देखता है ना, इन्वेस्टर देखता है ना, वो सिक्योरिटी सिचुएशन देखता है, अमन को स्टेबिलिटी सकता है। देखता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो देखता है, जान सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें सबसे जो अब तक जो नज़र आया है, किसी हद तक हमारा इंटेलिजेंस फेलियर नज़र आया है। और बलूचिस्तान के बॉर्डर से स्मगलिंग भी ईरान से बहुत होती रही है, और वो इस तरह होती रही है। अच्छा, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे बात कर लेते हैं, मेरा टाइम कम है थोड़ी देर। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए क्या स्मगलिंग का जरिया रुका या उस पर कुछ अब जो इस बजट इजाफा हो में गया? इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव इक़दाम किए गए हैं, उसमें ट्रैकिंग सिस्टम जो इन्होंने दिया है वो वो तो पहले हाँ। भी दिया था। जी, पहले भी अब था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे है, किस हद तक रोकने को रोका जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं तो है। ट्रैकिंग सिस्टम लगाएंगे। बाकी जी, सुना मैंने लेकिन कहा इसमें अगर कि एक अलग कंपनी को इसका ठेका दे रहे हैं। अगर इसमें हमारे अपने लोग इन्वॉल्व होंगे और हर उसको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो ये एक अफगान ट्रांजिट ट्रेड से हमारी मशीन को कितना नुकसान हुआ है? समझे कि आप सालाना, आपको अगर जीडीपी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सालाना आपको कम से कम भी 1.5 से 2,000 अरब रुपए का नुकसान होता है इस केस में। क्योंकि देखिए कई चीज़ें ऐसी इंपोर्ट हो रही हैं जो ब्लैक टी है फॉर एग्जांपल, हाँ, चाय पाकिस्तान में ग्रीन टी पी जाती है, चाय है, सिगरेट तो वापस आती है, पेट्रोल सिगरेट है, डीजल है। कॉस्मेटिक्स है। हाँ। अब आप बताएं ना कि रेजर्स हैं, वहाँ पर लोग दाढ़ियाँ रखते हैं, वो वाले रेजर्स इस्तेमाल नहीं होते जो हम करते हैं, तो वो होते हैं। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स हैं, कई और चीज़ें हैं जो वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती। तो हमारे ताजिर ही मंगवाते हैं ना वो। ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ताजिर ही मंगवा सकते हैं। आपके कराची में ख़ास तौर पर इतने, और मुल्क में जो आपके अफगान जिहाद होता रहा, उसके बाद लाखों की तादाद में अफगान शहरी सटल हो गए हैं या शादियां कर ली हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से जितने माल मंगवाते हैं तो कराची तक पहुंचता है, और अमूमन कस्टम जो है वो छापे भी मारती है। तो हमारे ताजिर भी तो इन्वॉल्व है ना माल लेने में। ठीक है, लेकिन इसको देखें, आपके घर में कोई चोर घुसा है ना, आप गेट पर रोकेंगे, ये इंतजार नहीं करेंगे कि आपके ड्राइंग रूम तक पहुंच जाए, आपके बेडरूम तक पहुंच जाए, आपके बॉर्डर से आपको रोकेगी। एट सोर्स आपको कंट्रोल करना होता है। मुल्क के अंदर एक दफ़ा आ गया तो असल जिम्मेदारी उन लोगों की होती है, उन इदारों की होती है जो बॉर्डर को मॉनिटर कर रहे हैं, जो कस्टम्स को मॉनिटर कर रहे हैं, जो पोर्ट को मॉनिटर या एयरपोर्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। वंस इट इज इनसाइड, छापे मारना तो एक सुपरफिशियल सा काम है। वो तो आप समझे कि वो दिखावे के लिए एक चीज़ होती है कि जी ठीक है, कारकर्दगी दिखा दी कि ये छापा छोटे दुकानदारों पर मारने से वही लकीर पीटने वाली बात है, सांप तो निकल गया। लेकिन बहरहाल मतलब ये कि अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड से स्मगलिंग का माल आ रहा है और बिक रहा है, तो उसमें हमारे ताजिर भी अपने इन्वॉल्व हैं उसमें। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमारे हाथ जो है बिल्कुल ईरान के बॉर्डर से डीजल कितना आ रहा है बलूचिस्तान से, ठीक, तो वो कहा यह जाता है कि जी वहाँ के जो लोगों की रोजगार का मसला है या दूसरी चीजें हैं, तो वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज। फाटा पे भी टैक्स इसी तरह आप करें तो आपको इसको बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इतना बड़ा सूबा है। थैंक यू इमरान कुसैमी साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। आज का हम इस प्रोग्राम को इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं, और यकीनी तौर पर आपने देखा होगा कि इससे कबल भी फैसल मुईस खान साहब भी थे, वो उनको जाना था जल्दी तो चले गए। लेकिन बहरहाल ये कि हमने मुज़म्मिल असलम साहब से भी बात की, जो मुशीर ख़जाना थे KP के, अपने नुमाइंदों से भी बात की, मुख्तलिफ़ शहरों के जो हमारे बेरों के हैं। बात यह कि उमूमी तौर पे जो वफाकी बजट आया, वफाकी बजट अभी बहस के मराहिल में, जैसे कि रिपोर्ट इस्लामाबाद के आपने सुना कि उनकी गैर संजीदगी रवैया जो हमारे अरकान कौमी असम्बली की थी, वो उन्होंने सारा कुछ बताया। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि ये जो बजट पेश किया गया है, ये बिना किसी मज़ाहमत के कबूल हो जाएगा, बिना किसी मज़ाहमत के ये मंजूर हो जाएगा, और शायद कि किसी एक दो चीज़ों में जो रद्दबदल हो या उसके फिगर्स में तब्दीली हो, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और जो बजट पेश किया गया यकीनी तौर पर वो बजट मंजूर भी हो सकता है। सूबाई बजट, सिंध के सूबाई बजट पे भी जो हमारे ताजिर सनतकार हैं, ख़ासतौर पर कराची के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार करते हैं। इसके अलावा मुज़म्मिल असलम साहब ने जब KP का बजट दिया, उन्होंने सरप्लस बजट दिया, लेकिन वहाँ के हमारे नुमाइंदों से मेरी बात हुई तो वहाँ के भी लोग जो हैं वो इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि वफाक में भी और सूबाई की बजट में आवाम के रिलीफ के लिए जो 10% इजाफे की बात की गई है,
तो वो 10% इजाफा जो है उस सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों पर तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन निजी इदारों के जो मुलाजमीन हैं उन पर शायद कि ना हो सके, और जो पुरानी तनख्वाह पे है वो उस पर ही काम करते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन उसमें कुछ 2-3 अच्छी बातें भी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं, तरक्याती बजट में इजाफा किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम किया जा सके। ये आज हमारा बजट सेशन के इख्तिताम को पहुँचता है। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, हमारे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली मरतबा दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।